आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है। वर्तमान समय में भारत की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कैसी भी, हमारी दृष्टि में मास की फिलॉसफी के बारे में सभी देशवासियों को, चाहे वह किसी भी स्तर के हों, जानकारी होना, जागरूक होना अति आवश्यक है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक दृष्टि से आज हम मास की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज के भारतीय परिदृश्य को समझने के लिए मास के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसके बाद हमारे दर्शक लिंक से लिंक जोड़कर परिस्थितियों की वास्तविकता को सहजता से समझ पाएंगे, हर घटना के पीछे छिपे हुए कारणों को समझ पाएंगे। तो आइए बहुत आसान से और कम शब्दों में हम मास की फिलॉसफी को समझते हैं। मार्क्स ने सबसे पहले गॉड को सिरे से नकार दिया। उसने कहा गॉड का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रोटी है। रोटी, कपड़ा और मकान ही मानव के इतिहास का निर्धारण करते हैं। यही मानव इतिहास की दिशा तय करते हैं। इसलिए मार्क्स मानव इतिहास को आर्थिक रूप में परिभाषित करते हैं। मार्क्स के अनुसार इकोनॉमिक फोर्स ही मानव इतिहास की दिशा तय करती है। ये फोर्स 3 चीजों से मिलकर बनती है। नंबर 1 मोड ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात प्रोडक्शन के तरीके। नंबर 2 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात प्रोडक्शन के साधन। और नंबर 3 ह्यूमन लेबर। मार्क्स दुनिया को, उसके विकास को इकोनॉमिक रूप में देखते हैं और इतिहास में आए परिवर्तन के अलग अलग कालखंडों को स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं और उसके विकास का आधार उस काल के मोड ऑफ प्रोडक्शन को बताते हैं। मार्क्स के अनुसार मानव विकास की हिस्ट्री, अर्थात उनके शब्दों में इकोनॉमिक हिस्ट्री की पहली स्टेज प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। उस काल के लोग सह अस्तित्व के सिद्धांत पर समाज के रूप में रहते थे। जो भी फल फूल प्रकृति में उपलब्ध था वह आवश्यकता से अधिक था और लोग आवश्यकता अनुसार प्रकृति से सीधे ले लेते थे। उस समय भूख और गरीबी नहीं थी, लोग भूखे नहीं सोते थे। लोग उस समय अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाते थे। उस समय परिवार नहीं होते थे, इसलिए पत्नी और बच्चे पुरुष की प्रॉपर्टी नहीं होते थे। अभी हम केवल मार्क्स की फिलॉसफी के बारे में जान लेते हैं, इसकी विवेचना हम आगे करेंगे। तो इसलिए जैसा उन्होंने कहा है केवल उसी की बात करेंगे। तो सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी के लिए सामाजिक रूप में उपलब्ध थे। किसी का भी किसी पर अधिकार नहीं था। मार्क्स की दृष्टि में यह सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्टेज थी। कोई किसी का शोषण नहीं करता था। मार्क्स कहते हैं परिवार के न होने से लोग भ्रष्टाचार नहीं करते थे, वस्तुओं का संग्रह एवं भंडारण नहीं करते थे। यह स्टेज सबसे सुखी स्टेज थी। इसके बाद परिवर्तन आया। कुछ लोगों में धीरे धीरे भ्रष्टाचार आ गया और लोग भोजन का संग्रह करने लगे। लोगों में छीना झपटी होने लगी, संघर्ष होने लगे, क्योंकि लोग संग्रह करने लगे थे, अर्थात अब प्रॉपर्टी बनाने लगे थे। अब यहाँ से इकोनॉमिक हिस्ट्री की दूसरी स्टेज आरंभ होती है। यहाँ मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल गया। लोगों ने अब शिकार करना आरंभ कर दिया। नए नए साधनों का विकास हुआ। पहले पत्थर के और फिर धीरे धीरे धातुओं के हथियार बनने लगे। अब वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। किंतु अब लोगों ने मांस को संग्रह करना स्टार्ट कर दिया। जो संग्रह करते थे अब वह अमीर बनने लगे और जो केवल शिकार करते थे वह गरीब ही रह गए, अर्थात प्रॉपर्टी नहीं बना पाए। इससे धीरे धीरे 2 वर्ग बन गए, एक मालिक वर्ग और दूसरा गुलाम वर्ग। वर्ग बनने से धीमे धीमे उनमें डिस्प्यूट बढ़ने लगे और फिर समय के साथ जब गुलामों ने विद्रोह करना आरंभ किया तो वह अमीरों से मांस, अर्थात जो प्रॉपर्टी के रूप में जमा किया जाता था, वह मांस लूटने लगे और इस प्रकार झगड़े बढ़ने लगे। इसे मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बताया है, अर्थात 2 वर्गों के बीच में संघर्ष, और कारण थी प्रॉपर्टी। मार्क्स कहते हैं मालिक वर्ग समाज में पैरासाइट की तरह होते हैं। ये कोई काम नहीं करते हैं, ये काम करने वालों अर्थात प्रोडक्शन करने वालों पर निर्भर रहते हैं। ये उन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अर्थात मेहनत कोई और करता है और अमीर ये होते जाते हैं। अब अमीर वर्ग ने मांस की लूट अर्थात प्रॉपर्टी की लूट, हत्या और झगड़े होने के डर से मोड ऑफ प्रोडक्शन को फिर बदल दिया। इस प्रकार अब इकोनॉमिक हिस्ट्री की तीसरी स्टेज आ गई। अब वह खेती करवाने लगे थे, क्योंकि अनाज को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था एवं गुलामों की भी अब एक समस्या समाप्त हो गई थी। गुलामों की एक समस्या और शिकायत ये थी कि शिकार करने में जोखिम अधिक था और कभी कभी तो जान भी चली जाती थी। खेती आरंभ होने के बाद में यह बिल्कुल समाप्त हो गया। लेकिन अब क्या हुआ?